नमस्कार दोस्तों, क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की समरी। क्लास 6 की एनसीईआरटी की समरी आज हम शुरू करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी यूनिट 3 की। जैसे इससे पहले हम यूनिट 3 की चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे, गांव का प्रशासन क्या होता है। ये हमारे द्वारा ये लेसन क्रिएट की गई है। चलिए हम देखते हैं आज की क्लास। जैसे गांव के बारे में आप तो जानते, कुछ तो जानते होइएगा। जैसे आपके मन में ऐसा होता होगा, गांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में, जहन में ये आता होगा, एक गांव, मरई टाप की, कोई छत की घर नहीं, कच्ची सड़क, एक खुली बदन, गाय भैंस बकरी, छोटा सा माटी में खेलता हुआ बच्चा, ये आता होगा ना। तो आखिर गांव क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे आज। जैसे कि कहा गया है, गांव एक निश्चित क्षेत्र होता है। यानी कि गांव एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पे परंपरा की प्रधानता होती है। जैसे कि हमारे बाबा दादा दाऊ दादी जितने भी पहले, नाना नानी जितने पहले से रीति रिवाज करते आए हैं, वही रीति रिवाज अभी भी गांव में अनुकरण की जाती है, फॉलो की जाती है। इसलिए कहा जाता है परंपराओं की प्रधानता होती है गांव में। तकनीक की अधिक विकसित नहीं होती है, यानी तकनीक थोड़ा भी विकसित वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अब सारे जगह गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम, सरकार ने भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अब सारे गांव को डिजिटल बना रही हैं। तो उतनी तकनीक की आवश्यकता वहाँ पे होती भी नहीं है, और नहीं होती है। यहाँ पे कोई यूज भी नहीं करना चाहते। आधे से गांव की आधे से अधिक जनसंख्या अपना उपार्जन, जैसे जीने की, रहने की, खाने की व्यवस्था खेती से ही करते हैं, कृषि से ही करते हैं, कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे गांव को भी तीन आधार पर बांटा गया है। निवास के स्थान पर, यानी कि रेसिस्टेंस के आधार पे गांव को तीन प्रकार के बांटा गया है। कौन कौन सी गांव, कौन कौन सी है? समूहीकृत या केंद्रीकृत गांव, जिसका केंद्र एक हो, यानी कि चारों तरफ से गांव हो, खेती की संभावना वहाँ पे कम हो, वहाँ पे केंद्रीकृत गांव हो जाते हैं। चारों तरफ से एकदम कसी हुई, जनसंख्या ज़्यादा हो, घनत्व ज़्यादा हो जाएंगे केंद्रीकृत गांव। और एक है पंक्ति नुमा गांव। जैसे कि एक मान लीजिए आप रोड है, मान लीजिए एक सड़क, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये सड़क है, ये सड़क है। इस सड़क के इस साइड भी रोड, एक घर है, इस साइड भी घर है। लेकिन इस घर के पीछे और इस घर के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ खेत ही खेत नजर आएंगे। ये लेकिन सिर्फ ये घर पंक्ति वाइज लाइन सड़क के साथ ही चलते रहेंगे। इसको कहेंगे पंक्ति नुमा, इसको पंक्ति नुमा गाँव कहा जाता है। एक है हेमलेट गाँव। चारों तरफ से होते हैं गांव, लेकिन बीच में खेती होती है, उसके हेलमेट गांव के नाम से जाना जाता है। आप कभी ये सुने होइएगा ना, कस्बा, नगर, गांव। तो गांव तो हम चर्चा कर लिए। अब आते हैं कस्बा पे। कस्बा क्या होता है? कस्बा गांव और शहर का बीच का रूप होता है। जैसे जैसे खेती का कुछ अंश आपको मिलेंगे, और शहर का भी कुछ अंश मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है पिक्च में। जैसे कि देख लीजिए, ये जैसे कि कस्बा है, इसमें कृषि का प्रधानता भी होती है, कृषि भी होती है। और जैसे शहर का भी कुछ सुविधा मिल जाएगा, रिक्शा, ई रिक्शा, कुछ आधुनिक वस्तु सब मिल जाएंगे। और जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाइएगा, फॉरेन कंट्री में जैसे कनाडा हो, अमेरिका हो, बैंकोर कहाँ पे भी जाइएगा, तो आपको यहाँ पे अजरबैजान जाइएगा, तो आपको ऐसा ऐसा जो मिलेंगे ना, उसको कस्बा कहते हैं। ऐसा घर होते हैं कस्बे में। इसको गांव भी, वहाँ के लोग गांव भी बोलते हैं। तो कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा गांव एवं शहर के बीच की स्थिति होती है। यानी कि गांव और शहर के दोनों के बीच की दोनों चीज मिलेंगे। गांव के भी कुछ अंश मिलेंगे और शहर का भी कुछ अंश इसमें मिलेगा। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य के साथ साथ कुटीर उद्योग पर भी अपना जोर देती है। जैसे कि कृषि, कुछ लोग तो कृषि करते ही हैं, लेकिन कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा, हाथ हाथ से बनी हुई, जैसे कुछ भी मान लो आप, स्वेटर हो, शॉल हो, ये अदर व्यवसाय में भी लगे होते हैं कृषि के अलावा। लेकिन गांव में अधिकांश कृषि पर ही निर्भर रहते हैं।
जैसे अगर कहा जाए इंडिया में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 7,936 कस्बे थे। लेकिन अब 2011 जो 21 जो जनसंख्या होने वाली है, उसमें ये कस्बे बढ़ जाएंगे और दिन पर दिन बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी अधिकांश गांव है ना, वो अब कस्बे से बढ़कर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब गांवों का शहरीकरण हो रहा है, तो कस्बा ही होंगे ना, कस्बा से शहर बनेंगे ना, तो ये जनसंख्या बढ़ेगी। जब कस्बे की जनसंख्या का घनत्व और आकार बढ़ जाता है, तो उसको नगर के नाम से भी जाना जाता है। जब कस्बा में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, घनत्व ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको नगर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कस्बे की विशेषता क्या हो जाती है? कस्बे की विशेषता 5 हम यहाँ पे लिखे हैं, और बहुत सारी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक है, यह गांव से नगर की तरफ बढ़ती है। गांव से गांव हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ तो कस्बा बना, कस्बा से नगर बन जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं से विपरीत वाणिज्य उद्योगों पर भी होती है। जैसे कृषि कर लिए, कृषि तो कर ही रहे हैं, लेकिन कंपनी, कोई मॉल, शॉपिंग मॉल, गाड़ी, इसमें भी संलिप्त होते हैं। गांव की अपेक्षा अधिक औपचारिकता होती है। यदि गांव में जो सामान नहीं मिलेंगे वो कस्बे में मिल जाएंगे, कस्बे में नहीं मिलेंगे वो शहर में मिल जाएंगे। अगला क्या है, गांव एवं शहर की साझा विशेषता को दर्शाता है। यानी गांव का भी कुछ अंश और शहर का भी कुछ अंश। इसमें किसी भी आकार की एक नगरपालिका होती है, इसमें नगर पालिका होती है, जिसको हम नगर नगर में हम पढ़ लेंगे, नगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। अब आती है, नगर किसे कहते हैं? नगर किसे कहते हैं? नगर भी आप नाम सुनिएगा। अगर जेहन में आपको आता होगा, आप तभी ये शब्द सुनिएगा, ये शब्द, तो आपके जहन में ये आता होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कारखाने, कंपनीज, मॉल, शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडी, ये आपके शहर का नाम सुनते आता होगा। नगर, शहर क्या होते हैं? शहर में ऐसा ऐसा जगह जहाँ पे 50% से अधिक जनसंख्या आपका अपना जीवनोपार्जन, अपना रहन सहन, खान पान के जो पैसे जुटाते हैं, वो गैर कृषि कार्य से, यानी कि जो कृषि नहीं कर रहे हैं, गैर कृषि कार्य से, उसे नगर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अधिकांश, जैसे कि मान लो आप 20 से 30% कृषि पे अपना जीवन यापन करते हैं, बाकी औद्योगिक व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, उस पे उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उसको नगर की या शहर की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है, सामान्य रूप से जब नगर की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसको उस नगर की चारों तरफ बस्ती बनने लगती है, जिस उस चारों नगर की चारों तरफ की बस्ती को उपनगर कहते हैं। और उपनगर और नगर मिलकर एक महानगर, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं पटवारी किसे कहते हैं। जैसे गांव स्तर पर कहा जाता है, तो पटवारी आ जाते हैं, थाना अध्यक्ष आ जाते हैं, कभी आप नाम सुनिएगा तहसीलदार का भी नाम सुनिएगा। तो ये सब क्या है, थाना अध्यक्ष, उसके बाद कांस्टेबल, इस सब के बारे में थोड़ा जानना है तो जान लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि पटवारी, जैसे यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, और ये गांव के लोग हैं और इनको सुन रहे हैं, तो ये पटवारी हो गए। और ये गांव के लोग हैं, इनको सुन रहे हैं। और पटवारी क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अभी। क्या होते हैं, जैसे कि गांव के जितने भी जमीन के रिकॉर्ड होते हैं, पटवारी के पास होते हैं। जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सारे पटवारी के पास होते हैं। जैसे आप कौन सा खेती कर रहे हैं, किस समय, किस मौसम में कौन सा खेती कर रहे हैं, कितना खेती कर रहे हैं, कितने एरिया पे आप खेती कर रहे हैं, आपके पास कितना जमीन है, कितना आप खरीदे, कितना बेचे, सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। और कहा जाए तो गांव स्तर पे, ग्राम स्तर पे सारा काम, अगर कहा जाए तो अगला अधिकारी पटवारी ही कहता है। तो इस चीज़ को हम एक बार जान लेते हैं। पटवारी को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, बोले तहसीलदार का नाम सुनिएगा, पटवारी को ही तहसीलदार बोलते हैं। कानूनज्ञ और ग्रामीण अधिकारी, यानी कानून, जो कानून का जानकार हो, कानूनज्ञ। ग्रामीण अधिकारी भी इसको कहा जाता है। पटवारी का काम होता है लगान वसूल करना।
जैसे कि किसी के पास कितना खेत है, कितना को बेचा, उस लगान उससे, यानी लगान का मतलब ये समझिए टैक्स, कर। राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अलग पंक्ति का कर्मचारी होता है, सबसे अगली पंक्ति का। जैसे आपको बोले ना, गांव में जितने भी होते हैं, जमीन कितने दिन में क्या फसल उगाया, कितना फसल किसने बेचा, सारा इसके पास रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको अगली पंक्ति के कर्मचारी भी कहते हैं। बाद में इसे अकबर ने बेहतर तरीका से सुझाया। जैसे कि इसको पहले शेरशाह सूरी सबसे पहले पटवारी का नियम शेरशाह सूरी लाए थे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले शेरशाह सूरी लाए थे, लेकिन बाद में अकबर ने इसमें सुधार करके इसे और अच्छी रूप देकर सबके सामने पेश किया, जो अभी तक चलती आ रही है। अब लगान क्या होता है, भू राजस्व क्या होता है, लगान क्या होता है। जैसे आप टैक्स मान लीजिए, जैसे कि आपका घर शहर में है, तो आप टैक्स दे रहे हैं, आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो आप टैक्स नहीं, मान लो आप लगान दे रहे हो उससे। लगान बहुत अंग्रेज का ज़माने का है वर्ड, लेकिन ये टैक्स आप ये समझ लो, टैक्स दे रहे हैं आप। क्या लिखा हुआ है, भारत में शुरू के राजाओं और महाराजाओं के ज़माने से ही भू राजस्व सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत था। जैसे महारा पहले के ज़माने में महाराजा राजाओं को सबसे ज़्यादा पैसा आता था, तो जमीन के लगान से आता था, फसल के लगान से आता था, यानी टैक्स से आता था। आज सरकार किसी भी किसान के पास की कुल जमीन पर सालाना टैक्स लगाती है। यानी कि अभी क्या होता है, सरकार जितने भी किसान है उसके पास कितना जमीन है उस पर टैक्स लगाती है, यानी लगान लगाती है। अब आती है पटवारी का काम क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में आपको बोले ना कि पटवारी का काम होता है जमीन का लेखा जोखा रखना, जमीन किसके पास कितना है, लैंड लैंड रिकॉर्ड रखना, कि किसका मालिकाना कितना जमीन पे है, वो सारा होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पटवारी में भ्रष्टाचार के मामला बढ़ने लगे। जैसे कि भ्रष्टाचार के मामला बढ़ने लगी, रंडी को जमीन का जो कागजात है वो खोने लगा, जुआ खा गया, या कोई कहीं पे पैसा ज़्यादा ले लिया, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए अब सरकार ने क्या नियम किया है, कंप्यूटर में सारा डिटेल रखा जाता है और वहीं से पटवारी निकाल कर आपको देता है या हमें देता है। अब गांव लेवल पे क्या या टाउन लेवल पर खसरा नंबर का भी सुने होइएगा, खसरा नंबर। तो खसरा नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर है, आपका आधार नंबर कहीं डालने से आपका सारा डिटेल आ जाता है। उसी तरह अगर खसरा नंबर होगा आपके पास, तो खसरा नंबर एक जगह डालिएगा, वेबसाइट है उस पर डालिएगा, तो आपका सारा लैंड रिकॉर्ड दिखा देगा, आपके पास कितना ज़मीन था, कितना आपने खरीदा, कितना बेचा, सारा दिखा देगा। तो ये ज़मीन का रिकॉर्ड है जिसको खसरा नंबर भी कहते हैं। चलिए, अब ज़मीन विवाद, गांव में ज़मीन विवाद अक्सर होते हैं। तो गांव में ज़मीनी विवाद होने का ये कारण होता है, ज़मीनी विवाद। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़े आदमी है, यानी कोई पैसे वाला आदमी है और कोई बहुत गरीब आदमी है, तो उसके पास ज़मीन है, तो बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है वो चाहेगा इसका ज़मीन हम हड़प लेकिन ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो इसी बीच में, जैसे इसी बीच में झगड़ा हो जाते हैं, तो सुलझ नहीं पाती है, उसमें प्रशासन काम करती है। प्रशासन क्या होते हैं, आगे हम चर्चा उसके भी कर लेते हैं। जैसे इसको पहले देख लेते हैं, जमीन विवाद, गांव के स्तर पर जमीन विवाद कैसे होते हैं। ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। क्या बोले, जमीन अधिकांशतः जमीन से जुड़ा ही झगड़ा होता है गांव के स्तर पे, क्योंकि बराबर अक्सर ऐसा होता है ना, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उस कम ज़मीन वाले को अपने हड़प लेते हैं, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाता है। ऐसा अक्सर होता है कि एक आदमी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन हड़प लेता है। गांव के कुल लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मान लीजिए किसी कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, तो जो शक्तिशाली हो तो चाहेगा ना जो कमजोर है उसका हम जमीन अपने पास रख ले, और ये कहीं पे केस भी नहीं करने जाएगा, किसी को बोलेगा भी नहीं डर से। अधिक शक्तिशाली आदमी कम शक्तिशाली आदमी की जमीन हड़पने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि कोई पिछड़ा वर्ग या नीची जाति का है, उसको ऊंची जाति का लोग चाहेगा ये तो नीच जाति का, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, चलो इसका जमीन हम हड़प लेते हैं।
तो वही होता है गांव में अक्सर, और वही विवाद का कारण बन जाता है। कई बार एक ही जाति के लोगों के बीच भी जमीन का विवाद खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, एक ही जाति मतलब आपका भाई, आप दो भाई हैं, आप दो भाई कभी अलग हुए, तो आपका जमीन आपके भाई, छोटा भाई ज़्यादा ले लिया, बड़ा भाई कम लिया, तो बड़ा भाई कहेगा नहीं हमें भी उतना ही चाहिए, उसके लिए भी झगड़ा हो जाते हैं। अब है प्रशासन। प्रशासन क्या होते हैं? अगर प्रशासन, तभी हम आपके दिमाग में आता होगा, जब भी आता होगा आपका दिमाग यही चलता होगा, पुलिस, पुलिस से आता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन का मतलब पुलिस ही होता है। ग्राम स्तर पे लोकल गवर्नमेंट होते हैं, वो भी प्रशासन ही काम करते हैं। तो आखिर प्रशासन है क्या? पुलिस नहीं है, सिर्फ पुलिस नहीं है, तो आखिर क्या है? तो उसको जान लेते हैं। क्या है? शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। मतलब क्या लिखा हुआ है? शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विकास कार्यक्रम है, वो लागू हुआ और उसको अमल में लाया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक रोड बना दिए गए और वो अमल में नहीं आया, तो प्रशासन में हुआ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ गांव के स्तर पे और वो गया एफआईआर कराने थाने में, और वो एसएचओ आपका एफआईआर लिख लिया लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं किया, छोड़ दिया, तो अमल में हुआ नहीं हुआ ना। तो इसलिए उस जो शासन चल रहा है विभिन्न पहलुओं पे, झगड़े हो या विकास पे हो, जब अमल में नहीं होता है ना, उसको प्रशासन नहीं कहा जाता, और जो अमल में होता है उसको प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। जैसे कि थाना अध्यक्ष है, वो एफआईआर दर्ज कर लिए और जमीनी स्तर पर जाकर जांच कर लिए, तो उसको लोक प्रशासन, लोक का जो शासन है वो प्रशासन है, लोक प्रशासन। चलिए अब कुछ ऐसे दिया हुआ है लोक प्रशासन में, जो नीचे हम गाँव के प्रशासन में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे जन सुविधाओं का निर्माण, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, सड़क हो, नाली हो, बांध हो, पेयजल हो, चापाकल हो, इस सब के लिए जन सुविधा में आ जाते हैं, जो प्रशासन, वो भी प्रशासन का भाग है। लोक कल्याण योजनाओं को लागू करना, यानी कि लोक कल्याण योजना जितने भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री गैस गैस के लिए उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे ऐसी योजनाएं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सबके लिए जो लागू होते हैं, तो वो गांव के स्तर पर भी लागू कराना भी एक प्रशासन का ही काम है। झगड़े का निपटाना ये पुलिस में आ जाते हैं। कोई झगड़ा हो रहा है, विवाद नहीं सुलझ रहा है, तो ये पुलिस आकर काम करेंगे, तो झगड़े का निपटारा करेंगे। जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, यानी कि जमीन को जो पटवारी करते हैं दुरुस्त, उसको वो भी प्रशासन के रूप में ही आ जाता है, प्रशासन में ही आ जाता है। लगान की वसूली, यानी कि जैसे बोले हम, लगान की वसूली कौन करते हैं? पटवारी करते हैं। पटवारी का जो लगान वसूली करते वो भी प्रशासन में ही आ जाता है। अब विवाद का समाधान, ये तो बता ही दिए। जब दो लोग या लोगों के दो समूह किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद का खड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये इसका जमीन हड़पा हुआ है, ये बोला है आपने मेरा जमीन हड़पा, ये बोला मैं नहीं हड़पा, तो दोनों किसी एक बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो ये विवाद का कारण होगा ही, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, मर्डर भी हो जाते हैं, कभी कभी मर्डर तो होगा। अगर मर्डर हो जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस आकर अपना शासन संभालते हैं और अपने सारा कार्रवाई करते हैं, हल किया जा सकता है। लेकिन कई बार विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र की दखलंदाजी की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या होगा? प्रशासनिक तंत्र का मतलब पुलिस हो गया। जैसे मान ली कोई कहीं पे मर्डर हो गया, झगड़ा हो रहा मर्डर हो गया, या किसी का सर फूट गया, तो वहाँ पे पुलिस आकर अपना इंटरवेन करती है और उस सारे मामले को देखती है। अब देखते हैं पुलिस की भूमिका आखिर क्या है। पुलिस की जो होती है ग्राम स्तर पे भूमिका क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई ऐसा घटना हुआ, जो जिसमें आप किसी का मर्डर हो गया या किसी का सर फूट गया या जमीनी विवाद है, तो उसके लिए आप जाते हैं, एफआईआर जाते हैं। एफआईआर जाने के बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वहाँ पे थाना अध्यक्ष एसएचओ रिपोर्ट दायर करते हैं। उसके बाद अपनी कलीग को भेजते हैं उस विवादित एरिया पे चेक करने के लिए कि वहाँ पे सच में ऐसा हुआ है या ऐसा ऐसे ही आ गया, झूठ बोलने आ गया है। तो उसके वो पुलिस की भूमिका हो गई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पुलिस का काम है कानून को लागू करना। जैसे कि संविधान में जितने भी कानून दिए हैं, सारे कानून को लागू करना।
पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द की जरूरत होती है। यानी कि पुलिस जो जिस थाने में आते हैं, जिस थाने के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, उस सारे गांव में शांति और सौहार्द की भावना उत्पन्न करना और शांति बनाए रखना पुलिस का दायित्व बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीका से आप गांव में वायलेंस वगैरह की कोई आंदोलन कर दिया, उसको शांत करने के लिए पुलिस का काम करते हैं। अब आते हैं थाना अध्यक्ष। एसएचओ का नाम सुने होइएगा आप। क्या है थाना अध्यक्ष? पुलिस जैसे कि एक थाना है, थाने के जो मुखिया हैं, जो ऐसे मान लीजिए बॉस है, जो बॉस है पूरा उस थाना का अध्यक्ष है, उसको थाना अध्यक्ष बोलते हैं। उसको थानेदार भी बोलते हैं। तो थानेदार का यही काम है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी एफआईआर दर्ज करना और अपने साथी को, कलीग को भेजना उस जगह पे चेक करने के लिए। शिकायत दर्ज करने के बाद थाना अध्यक्ष एक कांस्टेबल को विवाद या अपराध के स्थल पर भेजते हैं, यानी अपनी कली को, यानी कांस्टेबल को भेजते हैं, एक पुलिस को भेजते हैं, जाइए वहाँ पे चेक कीजिए कि सच में ऐसा है या नहीं है। उसके बाद उस पर अगर सच निकलती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अगले वीडियो में हम देख लेंगे क्लास 6 की 7th चैप्टर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज़ हमारे वीडियो को और देखने के लिए, यानी कि जितने वीडियो हम डालेंगे आपके पास आ जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में। तो उसको देखने के वैसे करने के लिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके लिए अब मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं है, तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन।